क्या अब मस्जिद अल अक्सा भी मुसलमानों से छीन जाएगा? क्या दुनिया का तीसरा सबसे मुकद्दस जगह पर खतरा मंडरा रहा है? इजराइल का नापाक मंसूबा क्या है? इनके अलावा हिजबुल्लाह, ईरान और ट्रंप को लेकर बड़ी खबर है, तो बताते हैं सभी खबर विस्तार से। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1400 साल से मुसलमान मस्जिद अल अक्सा में इबादत करते आ रहे हैं। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा इस्लाम के सबसे मुकद्दस मुकामों में गिना जाता है, लेकिन 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही इस पवित्र स्थल पर उसकी नजर रही और पिछले 25 सालों में वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें लगातार तेज हुई। सितंबर 2000 में उस समय के इजरायली विपक्षी नेता एरियल शेरोन 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ अल अक्सा परिसर में दाखिल हुए थे। इस घटना ने दूसरे इंतिफादा यानी फिलिस्तीनी विद्रोह को जन्म दिया था। कई विश्लेषकों का मानना है कि यहीं से अल अक्सा पर इजरायली कंट्रोल बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। अंतरराष्ट्रीय समझौतों और पुराने स्टेटस क्यू के मुताबिक अल अक्सा की देखरेख और संरक्षता जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला के पास है, लेकिन आरोप है कि पिछले 2 दशकों में इजराइल ने धीरे धीरे जॉर्डन की भूमिका को कमजोर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आज हालात ये हैं कि अल अक्सा परिसर में इजरायली सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी रहती है। मस्जिद के कर्मचारियों का दावा है कि वो बिना इजरायली अनुमति के छोटी मोटी मरम्मत तक नहीं कर सकते। वहीं नमाजियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की घटनाएं भी कई बार सामने आ चुकी है। इस बीच एक नई और विवादित रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजरायल कथित तौर पर अल अक्सा की संरक्षता जॉर्डन से लेकर एक नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसे दावों से इनकार किया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित योजना के तहत इजरायल को मस्जिद के इमामों और वरिष्ठ धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति में भूमिका मिल सकती है। इतना ही नहीं, जुमे के खुतबों यानी जो तकरीरें होती है, इसकी स्क्रिप्ट पर भी प्रभाव डालने की बात कही गई। इस पूरे विवाद के पीछे 1994 की एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया जा रहा है, जब हेब्रोन स्थित इब्राहिमी मस्जिद में एक चरमपंथी यहूदी ने घुसकर 29 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद मस्जिद का एक हिस्सा यहूदियों और एक हिस्सा मुसलमानों के लिए अलग कर दिया गया था। कुछ आलोचकों का कहना है कि अल अक्सा के लिए भी वैसा ही मॉडल अपनाने की कोशिश हो सकती है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री कट्टरपंथी इतामार बेन गवीर को लेकर भी विवाद बना हुआ है। उन पर कई बार अल अक्सा परिसर में जाकर पुराने स्टेटस क्यू को चुनौती देने के आरोप लगे हैं। हाल ही में उनका एक बयान भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें वहां मालिक जैसा एहसास होता है। दूसरी तरफ कई इजरायली धार्मिक नेता और सुरक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि अल अक्सा के मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव पूरे क्षेत्र में गंभीर तनाव पैदा कर सकता है। कुछ पूर्व अधिकारियों ने तो यहां तक कहा है कि ऐसी किसी कार्रवाई से धार्मिक लड़ाई का खतरा बढ़ सकता है। जॉर्डन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी है। एक तरफ वो इजरायल के साथ सुरक्षा और आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अल अक्सा की हिफाजत उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक जिम्मेदारी मानी जाती है। जॉर्डन के शाही दस्तावेजों में भी कहा गया है कि अल अक्सा की रक्षा करना हाशमी राज परिवार का एक मुकद्दस फरीजा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य में अल अक्सा की स्थिति में बड़ा बदलाव किया जाता है तो जॉर्डन के राजा के सामने कठिन फैसला होगा। उन्हें या तो विरोध करना होगा या फिर नई व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। दोनों विकल्पों के अपने राजनीतिक और सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अल अक्सा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति, पहचान और भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि यहाँ होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ फिलिस्तीन और इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मुस्लिम जगत में उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक करीब 3 साल से जारी संघर्ष के बावजूद हिजबुल्लाह अब भी पूरी तरह सक्रिय है और इजरायल के लिए एक बड़ा सैन्य खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि इजरायल की तरफ से बार बार किए गए उन दावों पर सवाल उठ रहे हैं, जिनमें कहा जाता रहा है कि हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक
30 मई को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इस्राएल की कई बस्तियों और इलाकों को निशाना बनाया, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सायरन बज उठे। इनमें किरियत शमोना, नहरिया, करमियल और गलील क्षेत्र की कई अन्य बस्तियां शामिल थी। बताया गया कि 20 मई से 30 मई के बीच उत्तरी इस्राएल में लगभग 270 बार अलर्ट और सायरन बजाया गया। कुछ मामलों में एक ही ड्रोन कई इलाकों के ऊपर से गुजरता रहा और काफी देर तक उसकी सही पहचान नहीं हो सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमले सीमा के नजदीकी इलाकों तक सीमित थे, लेकिन अब उसके हमलों की पहुंच पहले से ज्यादा दूर तक दिखाई दे रही। 50,000 से ज्यादा आबादी वाले कार्मियल जैसे इलाकों तक भी सायरन सुनाई दिए। 30 मई की सुबह सबसे पहले सीमा से लगे इलाकों में अलर्ट जारी हुए। इसके बाद दिन भर अलग अलग जगहों पर सायरन बजते रहे। इजरायली सेना का कहना है कि उसने लेबनान से आए कुछ ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया, जबकि कुछ संदिग्ध हवाई लक्ष्यों को ट्रैक किया गया। हालांकि रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि लगभग 965 दिनों के संघर्ष के बाद भी हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। संगठन अब भी ड्रोन और रॉकेट हमले करने, नए हालात के अनुसार अपनी रणनीति बदलने और इजरायल के अंदर गहराई तक दबाव बनाने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट के अनुसार जमीनी हकीकत ये दिखाती है कि हिजबुल्लाह अभी भी संगठित तरीके से ऑपरेशन चलाने में सक्षम है, इसलिए उसे पूरी तरह खत्म या निहत्ता कर देने के दावे मौजूदा हालात से मेल खाते नहीं दिखते। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की सेना को सख्ती से निशाना नहीं बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज एजेंसी फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा, ईरानी सेना को उतना सख्ती से निशाना नहीं बनाया गया जितना दूसरे देशों की सेनाओं को बनाया गया है। अपने बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, लोग हैरान होंगे ये सुनकर कि हमने ईरानी सेना को क्यों छोड़ा और उनके साथ इतनी नरमी क्यों बढ़ती गई। ट्रंप ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि ईरानी सेना वहां की सरकार के बाकी विभागों की तुलना में कुछ नरम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर किसी देश की सारी संस्थाएं और लोग पूरी तरह से तबाह कर दिए जाए तो नतीजा ये होता है कि वो देश कई पीढ़ियों तक दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा और संभल नहीं पाएगा। इसी बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने आज यानी रविवार सुबह एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को गिरा दिया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के बयान में कहा गया है कि यह ड्रोन ईरानी समुद्री सीमा में घुसकर कार्रवाई करना चाहता था, जिसे तुरंत डिटेक्ट कर लिया गया और IRGC की आधुनिक मिसाइलों से निशाना बनाकर गिरा दिया गया। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक IRGC की एयर डिफेंस ने चेतावनी दी, ईरान की समुद्री सीमा पूरी तरह से कंट्रोल में है और किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने IRGC के इस दावे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चैंपियंस लीग फाइनल में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG की जीत के बाद पूरे फ्रांस में फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हुए। गृह मंत्री लारा न्यूनेज ने कहा कि इनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर है। राजधानी पेरिस में बस, ट्रेन और रेल सेवाओं को प्रभावित करने वालों को रोकने के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इनमें से 57 पुलिसकर्मी घायल हुए। न्यूनेज ने बताया कि हिंसा को लेकर 780 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 450 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पेरिस की रिंग रोड पर एक शख्स की हादसे में मौत हो गई। दंगाई रात भर इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। रविवार को होने वाली विक्ट्री परेड के लिए लगभग 6000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये परेड प्रतिष्ठित एफियल टावर के आसपास होनी है।